अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस डिज़ीज़ 19 यानी कोविड 19 पेंडेमिक के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। इसमें हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा फोकस हम इस बात पर दें कि क्या दुनिया में कोई ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, वैक्सीन कब तक मिल सकेगी और इसी तरह इम्यूनिटी कैसे बेहतर की जाए। आप जानते हैं कि एपिडेमिक एक ऐसी बीमारी को कहते हैं, एक ऐसी वबा को कहते हैं जो बहुत तेज़ी से फैल रही हो, और पेंडेमिक एक ऐसी वबा होती है जो दुनिया के बहुत बड़े इलाके को, बहुत बड़े जोग्राफियाई खित्ते को घेर ले। तो चूँकि ये वबा ऐसी है जिसने दुनिया के तकरीबन हर मुल्क को मुतासिर किया है, इसलिए अब ये एक पेंडेमिक है। गुज़श्ता एक सदी के अंदर कोई इतनी बड़ी वबा दुनिया में नहीं आई। अलबत्ता 1918 में इन्फ्लुएंज़ा पेंडेमिक ने दुनिया को अपने लपेट में लिया था। उसने इससे ज़्यादा मुतासिर किया था। उम्मीद है कि ये जल्द कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन चूंकि उस ज़माने में हालात ऐसे बेहतर नहीं थे और उस इन्फ्लुएंज़ा H1N1 वायरस के फैलने का तरीका भी और था और उम्र के मुख्तलिफ ग्रुप के लोगों को मुतासिर वो वायरस कर रहा था, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए थे। कहते हैं कि दुनिया की 1/3 आबादी मुतासिर हुई थी, यानी 500 मिलियन, और उनमें 50 मिलियन लोग अमवात का शिकार हुए थे। तो उसके बाद फिर पूरी एक सदी तक इतनी बड़ी कोई वबा नहीं आई। तो इसका जो नाम रखा गया है WHO ने, वो हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिज़ीज़ 19 का लफ्ज़ इसमें इसलिए है कि ये 2019 में पहली दफ़ा पहचाना गया था। अलबत्ता जो वायरस का नाम है वो और है। वायरस को टेक्निकली सार्स कोरोना वायरस 2 कहते हैं। सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और कोरोना वायरस 2 ये कोरोना वायरस की एक 7वीं किस्म है। इसको 2 इसलिए भी कहते हैं कि जो एक 1 था वो 2002 में आया था, जिसने 8000 तक लोगों को मुतासिर किया था, और कुछ महीनों बाद तकरीबन 800 लोगों की अमवात के बाद ये ख़त्म हो गया। और एक 2012 में एक मिडिल ईस्टर्न सिंड्रोम के नाम से कोरोना वायरस का स्ट्रेन आया, जिसने भी तकरीबन 2500 लोगों को मुतासिर किया, फिर वो ख़त्म हुआ। उसके अलावा भी दुनिया में और 4 आम कोरोना वायरसेस मौजूद थे जो 1930 में पहली दफ़ा पहचाने गए थे। उसके बाद से वो दुनिया में थे और वो आम नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की बीमारी करते थे, और कुछ वक्त के लिए जिस्म में दाखिल होने के बाद फिर जिस्म से निकल जाते थे, या मुदाफ़ियत उनका मुकाबला करके उनको 5, 6, 7 दिन में ख़त्म कर देती थी। वो वायरसेस अभी भी हैं और आम नज़ला ज़ुकाम वो कर रही हैं। लेकिन ये जो 7वीं किस्म है, ये जो दुनिया में इस कदर मुश्किलात पैदा कर चुकी है, ये एक मुख्तलिफ वायरस है और इसकी खुसूसियात उन पहले की वायरसेस से, कोरोना वायरसेस से ज़रा मुख्तलिफ हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कंटेजियस है और इसकी कुछ वजूहात हैं। इसको कोरोना वायरस इस कहने की वजह यह है कि ये इसकी शक्ल कुछ इस किस्म की है। कोरोना का मतलब होता है यानी ताज, क्राउन, और अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब होगा कि ये ताजदार वायरस या कलगियों वाली वायरस। इसकी कुछ ख़ास जो वजूहात हैं कंटेजियस होने की, वो ये है कि ये कुछ ज़्यादा देर तक माहौल में रह सकता है, खुसूसन सरफेसेस पे। हवा में
अभी तक ये मालूम हो चुका है कि शायद चंद घंटे ही हवा में मुअल्लिक होके ज़िंदा रह सकता है, लेकिन सरफेसेस के ऊपर ये ज़्यादा देर ज़िंदा रहता है। अगर ये किसी कार्डबोर्ड पे हो तो शायद 24 घंटे तक ज़िंदा रहेगा। अगर प्लास्टिक या स्टील पे हो तो 3 दिन तक भी ज़िंदा रह सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि चूँकि हम अपने आम ज़िंदगी में बहुत सी जगहों में प्लास्टिक और स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ वो स्टील या प्लास्टिक पे वायरस चला जाएगा वहाँ पे वो 3 दिन तक रह सकता है। इसके अलावा कुछ वायरस की शक्ल ऐसी है, गोल है, उसके ऊपर स्पाइक्स हैं, तो ये सारी खसूसियात मिल के उसको बहुत ज़्यादा कंटेजियस बना देती हैं। इससे बीमारी जल्दी या फैल जाती है और इसके देर तक ज़िंदा रहने से सरफेसेस पे भी इसके इस में हेल्प मिलती है, मदद मिलती है कि ये बीमारी फैलती रहती है। तो ये इंसान के जिस्म में 4 जगहों से यानी दाखिल हो सकती है, यानी आँखों से, नाक से और मुंह से। इसके अलावा खुराक की नाली में मुंह के ज़रिए से पहुंच के। तो इस बीमारी का ज़्यादा जो ट्रांसमिशन है वो अलबत्ता मुंह और नाक से होता है, लेकिन आँखों से भी देखा गया है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आँखों की हिफाजत के लिए फेस कवर या शील्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। जब ये जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए नाक से या मुंह से, तो इसकी ख़ास ख़ुसूसियत ये है कि जल्दी ये फेफड़ों तक पहुंचने की कोशिश करता है, और फेफड़ों के आखिरी किनारों पे जो छोटे छोटे हिस्से हैं उनको अल्वियोलाई कहते हैं। वो छोटे छोटे थैलों की शक्ल में होते हैं। पहले तो सांस की नालियाँ होती हैं, जो कि यानी एक बड़ी नाली है यहाँ दरमियान में, फिर उससे 2 फेफड़े बन जाते हैं, फिर उनमें छोटी छोटी नालियाँ हैं जो कि 23 बार तकसीम होती हैं आगे, यानी एक 2 फेफड़ों की शक्ल ऐसी होगी जैसे कि एक दरख्त उल्टा के रख दिया गया हो, और उस दरख्त का जो तना है उसको आप समझ लें कि वो ट्रेकिया कहलाता है, और फिर उसके आगे 2 फेफड़े होते हैं और उनकी कई शाखें होती हैं, और किनारों पे वो अल्वियोलाई होते हैं, और अल्वियोलाई के यानी किनारों पे जो सेल्स होते हैं उन सेल्स पे जाके ये अटैक करता है, और वहाँ उन सेल्स के अंदर घुस के, उन सेल्स को हम नीमोसाइट्स कहते हैं, ये टाइप 2 नीमोसाइट्स में जाता है, और वहाँ उनके अंदर घुस के उन सेल्स के अंदर जो है ना ये इसकी अफजाइश होती है, ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है, और वहाँ फिर एक सेल के बाद दूसरे सेल में चला जाता है, तीसरे सेल में चला जाता है। तो चूँकि ये अल्वियोलाई बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए कि यहीं से ही ऑक्सीजन ने गुज़र के हमारे खून में जाना है, यानी वो ऑक्सीजन जो माहौल से हम नाक और मुंह से अंदर ले जा रहे हैं, ट्रेकिया और सांस की नालियों से गुज़र के वो अल्वियोलाई के अंदर पहुंचता है, और अल्वियोलाई के अंदर गैस एक्सचेंज होता है, वहाँ पे गैस ट्रांसफ़र होता है कि ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से खून में चला जाता है, और खून से कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे अल्वियोलाई में आ जाता है। तो अल्वियोलाई के अंदर ये सारा निज़ाम चल रहा है रिस्पिरेशन का, गैस एक्सचेंज का। अगर ये अल्वियोलाई सूज जाएं, इनके अंदर मवाद बढ़ जाए, नमूनिया हो जाए, तो रिस्पिरेटरी फेलियर का ख़तरा होता है, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, खांसी होती है, और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि इस बीमारी को ख़तरनाक जाना जाता है, क्योंकि ये फेफड़ों और अल्वियोलाई पे हमला करता है। इसके अलावा जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो जिस्म के फिर दूसरे अज़ा भी मुतासिर हो सकते हैं, जिसमें इंसान के गुर्दे हैं और जिगर है और खून है, और ये बाद में सेप्सिस कर सकता है, और कुछ लोगों में दूसरे जरासीम हमलावर हो सकते हैं। जब हम इसकी अलामात की तरफ आते हैं तो आपने अभी बहुत दफ़ा सुना है, बहुत लोगों से सुना है, लेकिन अभी मालूम नहीं है कि ये बीमारी कितनी देर तक दुनिया में रहेगी। इसलिए हमें
अगर ये बहुत अच्छी तरह याद हो जाएं तो बहुत अच्छा है। आपने सुना है कि एक माइल्ड किस्म होती है जो तकरीबन 80% लोगों को मुतासिर करती है, जिसमें जिस्म में दर्द होते हैं, बुखार होता है और हल्की फुल्की खांसी हो सकती है। बस बात यहाँ तक रहती है, उससे आगे बात बढ़ती नहीं है, उसमें शदीद नमूनिया नहीं होता। तो तकरीबन 80% में बीमारी इस सूरत में आती है। उससे आगे तकरीबन 15% में नमूनिया हो जाता है, और जो उसके अलावा जो 5% हैं उसमें शदीद नमूनिया हो जाता है और वो क्रिटिकल केसेस कहला सकते हैं। उनको अस्पताल में आईसीयूज़ में दाखिल करना पड़ता है, उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। तो इसको कैसे तशखीस करते हैं ये भी अभी जान चुके हैं कि इसके लिए एक नाक और गले से स्वैप्स लेते हैं, सैंपल्स लेते हैं, एक तिनका अंदर डाल के उसके किनारे पे एक जो है ना ऐसी चीज़ होती है जो उस नाक से और गले से मवाद को जमा कर सकता है। तो फिर आगे उसका एक टेस्ट होता है, आमतौर पर इसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट दुनिया भर में अभी मौजूद है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, और आप सुन रहे हैं कि टेस्टों के भी मसाइल दुनिया में मौजूद हैं। जितने ज़्यादा टेस्ट ज़्यादा होंगे इतना फ़ायदा होगा, इतना ज़्यादा मालूम हो जाएगा, लेकिन दुनिया में ये मुश्किल है कि ये टेस्ट आसानी से किया जाए। पीसीआर और चीज़ों पे भी किया जा सकता है, यानी फेफड़े के अंदर के स्क्रीशंस या बलगम या कैमरा डाल के अंदर से अगर मवाद निकाला जाए ब्रोंकोस्कोपी से, उन पे भी किया जा सकता है, और वो ज़्यादा मुस्तनद हो सकता है, लेकिन वो हर एक के लिए अवेलेबल नहीं होता और ज़रूरी भी नहीं होता, सिवाय उनके जो शदीद बीमार हैं। कुछ जगहों में दुनिया में अभी एंटीबॉडी टेस्ट होना शुरू हो गया है कि खून टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इस बीमारी के लिए एंटीबॉडी मौजूद है या नहीं है, या जो एक्सपोज हो चुके हैं उन कितनी एंटीबॉडी बन गई हैं। लेकिन ये एंटीबॉडी तकरीबन 10-12 दिन के बाद उनका लेवल आना शुरू हो जाता है। तो दुनिया में ये बहुत फ़ायदेमंद टेस्ट होगा। एंटीबॉडी बनने से हम इस बीमारी के ख़िलाफ़ महफूज हो जाएंगे, लेकिन ये अभी हर जगह मौजूद नहीं है, कुछ कुछ जगहों में आ गया है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट भी होते हैं जो अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीज़ों के लिए होते हैं, जिस तरह आर्टीरियल ब्लड गैसेस कहते हैं कि अगर उन के यानी आर्टरी से ब्लड निकाल के देखा जाए तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, उनकी एसिड का क्या लेवल है, यानी पीएच का क्या लेवल है, ये सारी चीज़ें हमें डिसाइड देखनी पड़ती हैं देखने के लिए कि इस बंदे को रिस्पिरेटरी फेलियर है या नहीं है, या इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है या नहीं है। उसके अलावा हम फुल ब्लड काउंट्स भी देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि हम वाइट सेल्स का क्या लेवल है, रेड ब्लड सेल्स का क्या लेवल है, हीमोग्लोबिन का क्या लेवल है। चूँकि इस बीमारी में कुछ लोगों में वाइट ब्लड सेल्स कम हो सकते हैं, खुसूसन एक सेल्स की टाइप होती है जिनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो लिम्फोसाइट्स कम होते हैं, इसलिए ये टेस्ट भी किया जाता है। LFTs लीवर फंक्शन टेस्ट भी होते हैं, फिर इसी तरह रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनीज की जो है ना वो स्टेटस देखने के लिए किए जाते हैं। तो ये टेस्ट उनमें ज़रूरी होते हैं जिनको अस्पताल में दाखिल किया जाए। इसके अलावा एक और यानी खून का टेस्ट होता है जिसको हम CRP कहते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसको देखते हैं कि वो हमें बताता है अगर नमूनिया है या कोई सुपर एरिड इन्फेक्शन है। ज़्यादा अहम तरीन जो टेस्ट है इस बीमारी में वो इमेजिंग है, एक्सरे करना या CT स्कैन करना, क्योंकि किसी को अगर सांस की तकलीफ़ हो रही है या किसी को खांसी ज़्यादा है और तो हम नमूनिया है या नहीं है ये देखने के लिए हमें एक्सरे करना ज़रूरी होता है। आम एक्सरे में अगर नमूनिया नहीं है लेकिन पेशेंट बहुत ज़्यादा यानी सांस की तकलीफ़ का शिकार है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर हम ये देखने के लिए हम CT स्कैन कर लेते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक्सरे में नमूनिया नज़र नहीं आ रहा होता है और वो CT स्कैन पर नज़र आता है। और CT स्कैन पे ये देखा गया है कि जो ये COVID-19 से होने वाला जो नमूनिया है यानी SARS वायरस 2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2 से जो नमूनिया होता है वो आम बैक्टीरिया के नमूनिया के मुकाबले में दोनों फेफड़ों में फैल जाता है। इसमें मल्टीपल जो लोब्स हैं वो मुतासिर हो जाते हैं और इसमें फेफड़े दोनों शदीद मुतासिर हो सकते हैं, हत्ता कि फेफड़े मुकम्मल मुतासिर हो सकते हैं। और शदीद नमूनिया की वजह से एक कंडीशन है जिसको हम
ARDS कहते हैं, वो हो सकता है। और जाहिर है जितने ज़्यादा नमूनिया होगा, जितने ज़्यादा फेफड़े ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, इतना ज़्यादा शदीद रेस्पिरेटरी फेलियर होगा और आगे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ तक हमने बातें की, कुछ अलामात की और फिर कुछ कैसे तशख़ीस होता है। तो आइए हम फिर ज़्यादा थोड़ी देर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। असल में अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया है। ये यानी सच्चाई से, ऑनेस्टी से आपको बताना चाहिए कि इस वायरस के ख़िलाफ़ अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। जो कुछ हो रहा है ज़्यादातर वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी जिसको बुखार होता है उसको हम कहते हैं पैरास्टामोल ले लें, और पैरास्टामोल यानी बुखार ख़त्म करने के लिए 2 पैरास्टामोल की गोलियां 6 घंटे बाद भी ली जा सकती हैं। इसके अलावा जिस्म में पानी का मिक़दार बेहतर होना चाहिए, जिनको तेज़ बुखार होगा उनको ज़्यादा पानी पीते रहना चाहिए। और पानी दूसरे लिक्विड्स में हो सकता है, जूसेस में हो सकता है, चाय में हो सकता है, ग्रीन टी में हो सकता है। अगर कुछ लोगों को दरमियान में और इन्फेक्शन उनको हो जाएं, यानी इस वायरस की वजह से उनकी मुदाफ़ियत कम होने की वजह से और इन्फेक्शन हो जाएं, तो उनको हम आम जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ओरल या इंजेक्शन सूरत में दे सकते हैं। अगर उनको सेप्सिस हो गया है, अस्पताल में दाखिल हो गए हैं, तो उनको इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स और इंट्रावीनस फ्लूइड्स देने पड़ते हैं। इसके अलावा अब बहुत से लोग, आपको पता है, जो शदीद बीमारी का शिकार हो जाते हैं, उनको कोमोबिलिटीज़ होती हैं, तो हमें उनको कोमोबिलिटीज़ का इलाज भी करना पड़ता है। उनको जो बीमारियां होंगी, उनको अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का अच्छी तरह इलाज करना होगा। अगर उनको दिल की बीमारी है तो दिल की बीमारी के साथ साथ इलाज चलता रहेगा। ब्लड प्रेशर है तो उसका इलाज चलता रहेगा। जो लोग ITCs में जाएंगे, जिनको रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, वहाँ फिर उनको उस लिहाज से ट्रीट करेंगे। हम उसकी बात थोड़ी देर में करेंगे कि ITCs में क्या ट्रीटमेंट मिलती है। अलबत्ता जो दवाइयाँ आपने बहुत सारी अभी तक सुनी हैं, उनके बारे में मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई दवाई दुनिया में मौजूद नहीं है, नहीं बनाई जा सकी है, क्योंकि बहुत मुख्तसर वक्त हुआ है इस बीमारी के ख़िलाफ़, या इससे पहले जो कोरोना वायरसेस थे उनके ख़िलाफ़ भी कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है आज तक। अलबत्ता दुनिया में बहुत सी दवाइयाँ और पहले से मौजूद थीं जो आप यानी ने सुनी हुई हैं, देखी हुई हैं। वो दवाइयाँ इसमें भी इस्तेमाल की गई हैं रिसेंटली, और उनके ट्रायल्स हो रहे हैं। आपने क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन फास्फेट के बारे में बहुत यानी कॉमनली सुना है, बहुत से लोगों से सुना है। ये बीमारी, ये दवाई जो है पहले से मौजूद थी, कई सालों से मौजूद थी, और ये मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। अब चाइना ने शुरू में देखा कि ये कुछ लोगों में फ़ायदा कर रही है, फिर फ्रांस में एक स्टडी हुई, वहाँ पर फिर दूसरी स्टडी हुई, लेकिन अभी अमेरिका में और स्टडीज़ हो रही हैं। और उस कुछ स्टडीज़ में जो छोटी छोटी स्टडीज़ थी, जो 36 मरीज़, 11 मरीज़, यानी 62 मरीज़ इस तरह से थे, तो उनमें कुछ फ़ायदा देखा गया था। लेकिन जो भी बड़े ट्रायल्स हो रहे हैं वो अभी तक बहुत से कंक्लूसिव नहीं हुए हैं। लेकिन एक आज जो ट्रायल, जो रिट्रोस्पेक्टिव यानी स्टडीज़ हुई हैं, उनमें देखा गया है कि इसका कोई ख़ास फ़ायदा अभी तक नहीं देखा गया है, लेकिन ट्रायल्स जारी हैं। दुनिया में तकरीबन 300 के करीब ट्रायल्स इस वक्त चल रही हैं जो इन मुख्तलिफ़ ड्रग्स को देखेंगी कि इनका क्या फ़ायदा होगा। ये मुख्तलिफ़ स्टेजेस भी दी जाएंगी। कुछ लोगों में उन स्टेजेस भी दी जाएंगी जब वो बहुत हल्के बीमारी का शिकार होंगे, कुछ को ज़रा आगे जाके दी जाएंगी, कुछ को बिल्कुल यानी एसिम्प्टोमेटिक स्टेज पे कॉन्टेक्स्ट को दी जाएंगी। देखेंगे कि कितने लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो इसलिए गैर ज़रूरी तौर पर इनको इस्तेमाल नहीं कर रहा है जब तक डॉक्टर साहिबान ख़ुद आपको ना दे दें, या आप उस ट्रायल का हिस्सा न बन रहे हों जो अगर ये ट्रायल हो रहे हैं। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के अलावा एक और दवाई है जिसको हम एजिथ्रोमाइसिन कहते हैं। ये आमतौर पर हम देते हैं, गला ख़राब होने पे भी देते हैं, नमूनिया में भी देते हैं। ये यानी एक आम ड्रग है एजिथ्रोमाइसिन। ये भी इस्तेमाल किया जा रहा है दुनिया के कुछ हिस्सों में, लेकिन ये भी एक यानी इस वायरस के लिए ये भी एक ट्रायल ड्रग है। इसी तरह एक दवाई है जिसको हम रेमडेसिविर कहते हैं। ये एक एंटीवायरल ड्रग है। इस दवाई के भी ट्रायल हो चुके हैं। पहले कुछ वायरसेस में ये फ़ायदेमंद साबित हुई है, अभी इसके ट्रायल हो रहे हैं।
इसके अलावा आपने सुना है कि आयरमेस्टिन के नाम से एक दवाई है जो कि यानी कीड़ों को मारने के लिए थी, जो पेट के कीड़े होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक स्टडी की और वो स्टडी जो है ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लेबॉर्ट्री में, इन विट्रो देखा कि ये कोविड के जो वायरसेस हैं उनको भी मार सकती है, लेकिन ये भी अभी तक कोई यानी बाकायदगी से कहीं इस्तेमाल होनी शुरू नहीं हो गई है। इसलिए अस खुद ये दवाई नहीं खानी है, क्योंकि ये कीड़े मारने के लिए तो बेहतर हो सकती है, हो सकता है कि वायरसेस के लिए अभी तक कोई इसमें फ़ायदा ना हो। तो जब तक ट्रायल्स हमें ये न बता दें हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका में कुछ जगहों में कन्वलसेंस प्लाज्मा इस्तेमाल हुआ है, यानी उन लोगों में जिनमें बीमारी हुई फिर वो ठीक हो गए, उनके प्लाज्मा के अंदर ज़ाहिर एंटीबॉडीज़ होंगी, वो प्लाज्मा दूसरे लोगों को लगाने से कुछ छोटे छोटे यानी ट्रायल्स हुए हैं जहाँ पर ये फ़ायदा देखा गया है, लेकिन ये भी बाकायदा ट्रीटमेंट के तौर पर अभी आम नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारी गोलियाँ, दवाइयाँ जो गोलियों की शक्ल में हैं, ज़्यादातर वो इस्तेमाल यानी बतौर ट्रायल की जा रही हैं। लेकिन ट्रायल का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना, तजुर्बा करना, और ट्रायल्स की यानी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। बेहतरीन ट्रायल वो होता है जिसको हम RCT कहते हैं, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिसमें कंट्रोल करके देखा जाता है। 100 लोगों को दवाई दी जाती है, 100 लोगों को नहीं दी जाती है, 50 को दी जाती है, 50 को नहीं दी जाती है। देखा जाता है कि उन दोनों में क्या फ़ायदा। अगर जिनको नहीं दी गई है वो भी ठीक हो गए हैं तो फिर आप सोचते हैं कि इस दवाई ने क्या फ़ायदा दिया होगा। तो ये बातें आपको जहन में रखनी है। अस खुद कोई भी दवाई नहीं लेनी है, ये आपसे गुजारिश है। हाँ, वो लोग जो शदीद यानी बीमारी का शिकार हैं, जो ICUs में चले गए हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे डिस्परेशन में जब कोई चारेकार ना रहे, जब सामने नज़र आ रहा हो कि कोई इंसान यानी ख़तरे में है, तो आप डिस्परेशन में कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, वो उनका एक अलग रोल है, लेकिन आम लोगों को वो दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। ICUs के अंदर मेनली वेंटिलेटर की सहूलत होती है, लेकिन एक और है जो आपने कम सुना होगा, उसको हम CPAP कहते हैं, कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये एक मास्क होता है जिसमें आपको गले के अंदर ट्यूब डाल के बेहोश करके वेंटिलेटर पे डालना नहीं पड़ता। वेंटिलेटर एक इन्वेसिव चीज़ है जिसके अंदर इंसान को बेहोश करना पड़ता है पहले, यानी जिस तरह जनरल एनेस्थीसिया देते हैं उसी तरह सेडेट करना पड़ता है, फिर मुंह के अंदर यानी ट्रेकिया के अंदर ट्यूब डालनी पड़ती है और उस ट्यूब को मशीन से अटैच करना पड़ता है, और मशीन जो है वो आपके फेफड़ों को प्रेशर या वॉल्यूम से अंदर फुलाता रहता है और साथ साथ ऑक्सीजन भी जा रही होती है। लेकिन अगर कम यानी सांस की तकलीफ़ हो, ऑक्सीजनेशन इतनी ख़राब ना हो, रेस्पिरेटरी फेलियर सीवियर ना हो, तो CPAP से गुजारा चलाया जा सकता है। और ये बहुत से लोगों को CPAP से फ़ायदा हुआ है। ये वार्ड के लेवल पे दिया जा सकता है और CPAP इतना महंगा भी नहीं होता है। CPAP हो सकता है यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये तकरीबन 1 लाख का एक CPAP आता हो, तो ये यानी CPAP अगर 2 लाख का भी है या 3 लाख का भी है तो भी बहुत यानी महंगा नहीं है। एक CPAP वार्ड के लेवल पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे याद है कि यानी आज से 15 साल पहले भी जब हम अपने यानी अस्पतालों में काम करते थे, तो 15 साल पहले से हमने ये तकरीबन शुरू कर दिया था पाकिस्तान में भी CPAP और BiPAP इस्तेमाल करना। तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है लोगों को, यानी इनिशियल लेवल पे जिनको सिर्फ ऑक्सीजन से गुजारा नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन से उनकी रेस्पिरेटरी फेलियर में फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उनको CPAP दिया जा सकता है। और जब CPAP भी नहीं होगा तो अगर वो ICU के लिए कैंडिडेट हैं, तो ICU कैंडिडेट वो होते हैं जो जिनमें बहुत ज़्यादा बीमारियां पहले की ना हो, ताकि ये ना हो कि वहाँ उनको ले जाकर उनको कोई फ़ायदा ना हो। ये डॉक्टरों को थोड़ा सा यानी हिसाब किताब करना पड़ता है कि कौन से वो लोग होंगे जिनको ICU या वेंटिलेटर से फ़ायदा हो सकता है। तो आपको मालूम हो चुका है कि डॉक्टरों के लिए जो है ना वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की हम बात करेंगे तो वो पहनना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। चाइना ने जो हमें दिखाया अपने वीडियोस में, हमने बेहतरीन किस्म का PPE देखा था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लेकिन बदकिस्मती से वेस्ट में अभी तक मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ऐसा PPE नहीं लाया जा सका है और काफ़ी स्टॉक्स की कमी हो रही है। हम उस तफसील में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हेल्थ स्टाफ को बचाने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली फ्रंट लाइन पे इन्वॉल्व होते हैं और उनके सेहतमंद रहने से, उनके बचे रहने से
बहुत से और मरीज़ों के ठीक होने का आप गारंटी दे सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आम लोगों के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हम इम्यूनिटी से पहले इसकी बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है इस पे दुनिया भर में आपको बताया गया है कि हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जरासीम है ये सरफेसेस पे हो सकता है। आपने कहीं हाथ लगाया, आपने दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाया, किसी अपने घर के दरवाजे को हाथ लगाया, किसी और ने हाथ लगाया, किसी टेबल पे आपके हाथ ने टच किया, या किसी ने खांसी की, किसी ने छींक की और उसने अपने मुंह को हाथ लगाया तो उसके हाथ पे वो लग गया, तो ये हाथ पे जरासीम यानी वायरसेस के होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है। इसलिए हाथ बार बार धोते रहने से फ़ायदा होता है। तकरीबन 20 से 30 सेकंड साबुन से धोने से ये फिर जरासीम मर जाता है, क्योंकि ये ऐसा जरासीम है जो लिपिड एनवलप है और ये साबुन से धुल जाता है, साबुन से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हाथ धोने के अलावा मास्क पहनना, आपने देखा काफ़ी अरसे तक दुनिया में ये इस पर बहस मुबाहिसा होता रहा कि मास्क पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, लेकिन अब काफ़ी सबूत मिल चुका है, काफ़ी हमारे पास एविडेंस आ गया है। इसलिए मास्क आम पब्लिक को भी पहनने में फ़ायदा है, खुसूसन उस वक्त जब वो बाहर जा रहे हैं, क्योंकि मास्क जिसको ये जरासीम है अगर उसको मालूम नहीं भी है तो मास्क पहनने से वो बाहर की तरफ फैलाएगा नहीं और बहुत से लोगों को बचाएगा, और जिसको नहीं है वो मास्क पहनने से अंदर आने से बचाएगा। लेकिन ज़्यादा फ़ायदा वहाँ हो रहा है जिनको ये वायरस है और उनको एहसास नहीं है या उनको हल्की सी अलामात हैं, अगर वो सारे पहनना शुरू कर दें तो बहुत फ़ायदा होगा। लिहाजा अगर सारे लोग पहनेंगे तो जिनको ये नहीं है या जिनको है, दोनों तरफ से ये इंतहाई फ़ायदा मंद हो सकता है। और मास्क सही तरीके से पहनने चाहिए और उसका सही हिफाजत करनी चाहिए। मास्क के बाहर की तरफ से अगर बार बार हाथ लगाया जाए तो वहाँ से भी आपको जरासीम फैल सकते हैं। पीपीई कैसे पहनते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसका हमने एक तरीका दूसरी वीडियो में बताया है कि क्या तरीक़ाकार सही हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में शायद चाइना के पीपीईज़ हैं इसलिए उसमें शायद कुछ फ़र्क हो सकता है। अभी हम आखिर में थोड़ी सी इम्यूनिटी की बात करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। आपने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से या टीवी चैनल के ज़रिए से या यूट्यूब के ज़रिए से देख लिया है कि दो ऐसे वाइटामिन्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। एक विटामिन सी है और एक विटामिन डी है। जो विटामिन सी है वो फ्रूट्स में मौजूद है। अगर आप कुछ सिट्रस फ्रूट खाते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट जिसमें तुरश फ्रूट जो तुरशपन होता है उसमें, और जिस तरह ये हमारे संतरे हो गए, माल्टे हो गए, कीनू हो गए, या कुछ ऐसी सब्जियां होगी जिनमें ये होता है। अगर आप बहुत सारे मतलब ऐसे फ्रूट खा रहे हैं तो हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर विटामिन सी एडिशनल भी अगर खा लें तो इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी विटामिन सी पूरी हो रही है। अलबत्ता विटामिन डी के बारे में अभी दुनिया भर में ये बताया जाता है कि हमें विटामिन डी खा लेनी चाहिए। जिनको विटामिन डी की कमी है उनको तो बड़े बड़े डोजेस खाने चाहिए, लेकिन जिनको विटामिन डी कमी नहीं भी है वो तो उनको भी खाना चाहिए। विटामिन डी अमूमन सूरज की रोशनी में बैठने से या काम करने से बनता है, और जो लोग ऑलरेडी सूरज की रोशनी में पहले से बैठते थे, ऐसा उनका काम था, तो उनको शायद विटामिन डी की इतनी शदीद कमी ना हो। लेकिन जिनका लाइफस्टाइल इस किस्म का था कि वो ज़्यादातर गाड़ी में रहते थे या ज़्यादातर अपने घरों के अंदर रहते थे या दफ्तरों में रहते थे, तो उनको विटामिन डी की कमी हो सकती है अगर उन्होंने टेस्ट नहीं भी करवाया है। तो ऐसी सूरत में विटामिन डी मिल जाती है, आप ले लें। वैसे 1000 यूनिट रोज़ाना लेना यानी 25 माइक्रोग्राम्स काफ़ी होता है, लेकिन कुछ स्टडीज़ ने दिखाया है कि 2000 यूनिट तक भी ले लें तो कोई नुकसान नहीं है। हत्ता कि लोग 5000 यूनिट्स भी रोज़ाना ले रहे हैं, और ये आप अपने जो डॉक्टर हैं उनसे भी मशवरा कर सकते हैं। तो ये यानी लेकिन जिनको कमी है उनको तो ख्याल में बड़ी डोज ले लेनी चाहिए, और ये कुछ अरसे लेने के बाद फिर आपको उसमें कमी ला के वापस अपने एक आम खुराक पे यानी 800 माइक्रोग्राम दिन में या 1800 इंटरनेशनल यूनिट्स 800 इंटरनेशनल यूनिट्स या 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स दिन में एक दफ़ा ले लेनी चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज यानी करते रहने से भी फेफड़ों की मुदाफ़ियत बेहतर हो जाती है, खुसूसन अगर ये बीमारी हो जाए तो उस दौरान में लंबे लंबे सांस लेने से
इस बीमारी में मदद मिल सकती है, वो इस तरह से कि लंबे लंबे सांस फेफड़ों को खोल लेते हैं, और ख़ुसूसन फेफड़ों के जो आखिरी किनारे हैं जिनको हमने अल्वियोलाई बताया आपको, और वो बहुत ही अहम होते हैं, वहीं पर ऑक्सीजन गैस का ट्रांसफ़र होता है। वो अगर आप अपने लंबे सांस से फुला लेते हैं, खोल लेते हैं, तो उससे फ़ायदा हो सकता है। आप 4-5 दफ़ा लंबे सांस लेके उसके बाद आखिर में आप एक खांसी कर सकते हैं, ताकि अगर कोई मवाद है तो वो निकल जाए। और इसी तरह जिन लोगों को ये बीमारी होती है वो अगर आगे की तरफ लेट के, यानी अपने छाती के बल लेट के, यहाँ तकिया रख के लेट के लंबे लंबे सांस ले लें, तो उसका भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। उससे आपके जो फेफड़े के जो वो हिस्से हैं जो नीचे की तरफ हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, और उससे फ़ायदा हो सकता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, ये पहले भी बता चुके हैं कि उनको सिगरेट अब बंद करना चाहिए, क्योंकि सिगरेट के धुएँ से जो फेफड़ों के अंदर जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो बहुत मुतासिर हो जाता है। फेफड़े के अंदर जो मुदाफ़ियाती सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं और सेल्स हैं, वो इस धुएँ से मुतासिर हो सकते हैं, वो अपना काम कम कर सकते हैं, अपना काम मुकम्मल छोड़ सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर अभी भी कोई सिगरेट पी रहा है तो उसे मुकम्मल बंद करना चाहिए, कि खुदा न खास्ता उसको अगर ये बीमारी हो जाए आगे, तो वो सिगरेट पीने की वजह से उससे का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर वो सिगरेट छोड़ देगा तो उसका जो फेफड़े का मुदाफ़ियाती निज़ाम है, जो मुदाफ़ियाती सेल्स हैं, वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, और मुदाफ़ियत उनके अंदर बढ़ जाएगी। तो ये तो थी खालिसतन यानी मेडिकल लिहाज से हमने बातें की। आपको पता है कि कोरोना वायरस डिज़ीज़ का मुकाबला सिर्फ मेडिकली नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके और पहलू भी हैं। इसका एक पहलू माशी बहरान का है, और एक पहलू नफ्सियाती खौफ का है। तो जो माशी बहरान जो आने वाला है, जो ऑलरेडी बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं, उसका मुकाबला कैसे हो, उसके एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे, और उन एक्सपर्ट्स को ज़रूर सुन लें, और इसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह हमें मेडिकल मालूमात हैं, जिस तरह हमें इस वायरस से लड़ने के लिए मेडिकल मालूमात होनी चाहिए, इस तरह हमारे पास मालूमात होनी चाहिए कि हम किस तरह माशी बहरान से लड़ेंगे या लड़ना चाहिए। अलबत्ता मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा कि नफ्सियाती तौर पर हमें कैसे लड़ना चाहिए। इस बीमारी के बारे में लड़ने के लिए सबसे पहला बेहतरीन तरीका तो यह है कि हमें साइंसी मालूमात ज़्यादा हों। जितनी ज़्यादा हमारे पास इल्म होगा, जितनी ज़्यादा मालूमात होंगी, उतनी ज़्यादा हम बेहतर से बेहतर तौर पर इसका मुकाबला कर सकेंगे, और हमें नफ्सियाती दबाव कम से कम होगा, क्योंकि हमारी मालूमात ज़्यादा होंगी, हमारा इल्म ज़्यादा होगा, हमारी आगाही ज़्यादा होगी। लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम इस दौर में अपनी नफ्सियाती दबाव को कम करने के लिए अगर हम जो है ना वो अपनी तवज्जो दुआ की तरफ कर लें, खुदा की तरफ कर लें, और वहाँ से हम मजबूती हासिल कर लें रूहानी तौर पर, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आखिर में मैं शायद एक जो चीज़ रह गया था वो आपको जिक्र करता चलूँ कि दोबारा साइंस की बात आ गई है। वैक्सीन की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, और शायद चाइना में भी है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी है, लेकिन बरतानिया में 2 दिन पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है, यानी ह्यूमन ट्रायल्स। उन्होंने वैक्सीन बना ली। बनाने के बाद ये जो अभी मरहला अभी शुरू हो चुका है वो ह्यूमन वॉलंटियर्स में वो इंजेक्ट किया जा रहा है, और ह्यूमन वॉलंटियर्स में ये जब फ़ायदेमंद होगा, कुछ महीने इसमें लगेंगे, तो हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक ये पता चल जाएगा कि ह्यूमन वॉलंटियर्स में क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। अगर उससे फ़ायदा हुआ, खुदा करे कि फ़ायदा हो जाए, तो फिर उन ह्यूमन वॉलंटियर्स पे जो तजुर्बा हुआ उसकी बुनियाद पे उनके अंदर एंटीबॉडीज़ देख के, उनके अंदर इम्यूनिटी देख के, फिर उसके आगे आम जो जनरल पॉपुलेशन है उसके लिए ये वैक्सीन आम होनी शुरू हो जाएगी, और फिर उस वक्त हम सोच सकते हैं। तो हमें वैक्सीन जो है ना वो के खुशफहमी में बहुत जल्दी नहीं आना चाहिए। ये 2021 में अगर ये तजुर्बा कामयाब हुआ तो बरतानिया में या अमेरिका में या चाइना में, तो हर जगह हमें 2021 में आम पब्लिक को, आम पॉपुलेशंस को वैक्सीन मिल सकता है, और उसके बाद उस वैक्सीन से हमारे अंदर एक मुदाफ़ियत पैदा हो सकती है इस बीमारी के ख़िलाफ़।
तो बहरहाल आखिरी यानी बात मैं यही कहूँगा कि इसके जो एक मेडिकल पहलू है, एक नफसियाती दबाव कम करने का पहलू है, और एक माशी बहरान से लड़ने का पहलू है, जिसके लिए आप माशी एक्सपर्ट को ज़रूर सुन लीजिएगा। उनकी बातें याद रखना, उनकी बातों से सीखना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जितना हो सकता है आप साइंसी मालूमात में इजाफ़ा करते रहिए। मैं भी आपसे दोबारा बातचीत करूंगा। और उसके अलावा आप ख़ुसूसन ऐसे वक्त में जब आप घर में हैं, लॉकडाउन है और अपने घर में हैं, तो आप ज़रूर अपने यानी दिल में खुदा की याद ज़्यादा कीजिए और खुदा की तरफ ज़्यादा रुजू कर लें। उसमें बहुत हेल्प मिल सकता है, और इसी से हमें यानी साइंसी मैदान में भी हेल्प हो सकता है। और असल में यानी साइंस में और उस साइंस में और इस साइंस में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है अगर सच्चाई से देखा जाए तो लॉकडाउन सुना है कि बहुत से जगहों में ख़त्म किए जाने का ख़तरा है, लेकिन हमारी यही गुजारिश होगी कि बहुत सोच समझ के ये फ़ैसले करने चाहिए। ज़रूरी है कि बहुत से लोग इससे मुतासिर ना हों, उनका कैसे यानी ख्याल रखा जाए या अपनी जगह। लेकिन लॉकडाउन अचानक खोलने से क्या नुकसानात हो सकते हैं, उसके लिए भी हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। तो आप सबको खुदा अपने हिफाजत में रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बहुत शुक्रिया।